वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपने रिवाइज सिलेबस आ चुका है प्रत्येक सब्जेक्ट का, और उस रिवाइज सिलेबस में आज अपने बात करेंगे फिजिक्स में कि कितना सिलेबस हटा है, क्या कुछ रहा है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके लॉसेज हैं, तो हमें इस केस में क्या करना चाहिए और कितना किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो पहली बात तो बच्चों ये कि सिलेबस हटा कितना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लेसन नंबर 1 है और लेसन नंबर 9 है, इन दोनों लेसन में से कुछ भी नहीं हटा है। ये दोनों लेसन एज इट इज है। इसके अलावा अपने जो लेसन नंबर होगा 5, 8, 11 और 12, ये जो लेसन है कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि ये अप्रोक्सीमेट हाफ हट चुके हैं। कहीं में 60% हटा है, जैसे कि 5वें लेसन में 60% सिलेबस हट चुका है, तो वहीं पे 11th और 12th लेसन के अंदर है वो 40 या 35% तक सिलेबस हट चुका है। तो कहने का मतलब आप ये मान सकते हो कि 5वां, 8वां, 11वां और 12वां इन 4 लेसन में से कुल मिलाकर के आधा आधा लेसन है वो हट चुका है। इसके अलावा जो भी लेसन बचते हैं अपने पास, कौन कौन से, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16 और 17, इसमें टॉपिक कटे हैं बीच बीच से कि 2 टॉपिक पढ़ा दिए, फिर 1 टॉपिक नहीं पढ़ाना है, फिर 1 पढ़ाना है, फिर 1 टॉपिक नहीं पढ़ाना है। इस प्रकार का सिलेबस बच्चों हटा है। और ये जो सिलेबस हटा है, जो बीच बीच में से टॉपिक कटे हैं, बच्चों एक बात की गांठ बांध लो, वो अपने लिए नैगण्य के बराबर है। वो हमें पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। उसमें जो भी टॉपिक हटे हैं, टॉपिक का 80% टॉपिक ऐसे हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। क्यों जैसे कि मैं बात कर लूँ लेसन नंबर 2 की, जिसके अंतर्गत अपने चालक गोलीय कोष है। गोलीय कोष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला टॉपिक हट चुका है, तो उसको हटाने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्योंकि गोलीय कोष या चालक गोला एक ही बात होता है। हम चालक गोले के लिए यदि पढ़ रहे हैं, अपने सिलेबस में अभी भी बचा हुआ है कि चालक गोले के कारण आप तीव्रता ज्ञात कीजिए, और हटा क्या है, गोलीय कोष के कारण तीव्रता हट गई। ये दोनों एक ही टॉपिक है, दोनों का सेम आंसर है, सेम डेरिवेशन है। दोनों में से हम कोई भी एक टॉपिक करते हैं, दूसरा अपने आप सोल्व हो जाता है। दूसरा फिर अपने जो हटा है गोलीय कोष के कारण, वो हटे या ना हटे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम गोलीय चालक के बारे में पढ़ने वाले हैं, वही गोलीय कोष था। तो वो हटे नहीं हटे उसका हमें कोई इशू नहीं था, तो अपने लिए वो नहीं हटने के बराबर ही है। इसी प्रकार से तीसरे लेसन में यदि मैं बात करूं कि गोलीय कोष के लिए विभव ज्ञात कीजिए, तो बच्चों चालक गोले के लिए विभव अभी भी अपने सिलेबस में टॉपिक बचा हुआ है। चालक गोला और गोलीय कोष एक ही बात होता है, तो चालक गोला हमें पढ़ना है, गोलीय कोष हमें नहीं पढ़ना है। दोनों एक ही चीज़ें हैं। दोनों को पढ़ लिया मतलब हमने दोनों पढ़ लिए, कोई भी एक पढ़ना मतलब दोनों पढ़ लिए। तो यदि हटता तो ये दोनों हटते, तब तो अपने बेनिफिट होता कि हाँ ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन चालक गोला हमें पढ़ना है, गोलीय कोष हमें नहीं पढ़ना है, तो उसका हटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम गोलीय कोष ऑलरेडी पढ़ चुके चालक गोले के रूप में। तो दूसरा लेसन भी आप यूँ मान लो कुछ नहीं हटा, तीसरा लेसन भी मान लो कुछ नहीं हटा, चौथे लेसन में केवल एक डेरिवेशन हटी है कि विभिन्न पैरा विद्युत पदार्थ यदि भर दिए गए हों तो फिर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इतने बड़े लेसन में शायद एक टॉपिक हटना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी बीच में अपने 5वें लेसन में कौन कौन से टॉपिक हटे हैं। 5वें लेसन में वो टॉपिक हटे हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, जिनको हमें पढ़ने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए थी, वो टॉपिक हटे। जैसे कि प्रतिरोध है, चालक है, चालकता है, ओम का नियम है, प्रतिरोधकता है, ऐसी ऐसी बातें हैं कुछ वहाँ से हटी है। जैसे कि प्रतिरोधों का संयोजन, जो कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, जो अपने लिए बहुत ईजी था पढ़ने में। और एक किसी भी बच्चे को, एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो एवरेज स्टूडेंट में गिना जाता है, उसके लिए वो एक अहम कड़ी था पास होने का। तो मेरा ऐसा मानना है कि उस अहम कड़ी को वहाँ से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे जो टॉपिक हटा है वो बच्चे ने 10th क्लास में पढ़ रखा था। वहाँ से कुछ 1-2 नंबर यदि क्वेश्चन फंसता तो उसकी पास होने की गुंजाइश बन सकती थी। इसी प्रकार से छठे लेसन में भी एक टॉपिक हटा है कि अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना विभव मापी के अनुप्रयोग के लिए, सिर्फ एक टॉपिक हटा है। 7वें में इतना बड़ा लेसन कुछ नहीं हटा, साइक्लोट्रॉन हटा है। साथ में एक टॉपिक और दिया गया है कि आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वगैरह आपको नहीं पढ़नी है। तो यदि आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं पढ़ते हो तो 7वां और 8वां लेसन आप कतई नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब ये हो गया कि आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में पढ़ना ही होगा, और आगे कंपटीशन एग्जाम होंगे उसके लिए भी वो चीज़ पढ़नी होगी। तो हालांकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हटा दिया गया है, लेकिन वो हटा हुआ नहीं है, वो हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। यदि वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि डायरेक्शन के बारे में हम जानकारी नहीं लेंगे तो 7वें और 8वें लेसन को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये टॉपिक भी एक प्रकार से
नहीं हटा है, न के बराबर ही है। इसी प्रकार से 8वें लेसन में कुछ टॉपिक हटे हैं। 8वें में भी जो टॉपिक हटे हैं वो एक्चुअल में अपना बेसिक था, उसके बगैर हम आगे वाला लेसन नहीं पढ़ सकते, आगे वाला टॉपिक है वो नहीं देख सकते। तो उनमें से भी कुछ हद तक हमें पढ़ना ही पड़ेगा। 9वां 10वां लेसन एज इट इज़ रखे हुए हैं। अब बात कर ले 11वें लेसन में, तो 11वें लेसन में बच्चों क्या हटा है? प्रावर्तन, प्रावर्तन के प्रकार, उसके नियम, मतलब प्रावर्तन से संबंधित जो भी बातें हैं वो सारी की सारी हटी हैं। तो प्रावर्तन हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे जब आप दूरदर्शी के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा प्रावर्तन का मैटर आने वाला है। 12वें लेसन में भी हाइजेन तरंग सिद्धांत से प्रावर्तन की व्याख्या है, वो भी हमें पढ़नी होगी, जिसके लिए हमें प्रावर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें प्रावर्तन पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, भले ही उसको हटा दिया गया हो, हम उसको छोड़ नहीं सकते। यदि प्रावर्तन हमने छोड़ दिया तो आगे के आने वाले टॉपिकों में हमें बहुत बड़ी समस्या आएगी, हम उसको अच्छे से पढ़ नहीं सकते। यदि आप प्रावर्तन नहीं पढ़ते हो तो फिर आगे वाले टॉपिक हमें रटने पड़ेंगे, और यदि उसको हमें अच्छे से समझना है तो हमें प्रावर्तन वगैरह के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। तो वहाँ भी हटाए गए सिलेबस का हमें कोई ज़्यादातर फायदा नहीं मिला है। और हाँ, 12th लेसन में जो टॉपिक हटे आगे वाले, जो कि अपने विधियाँ हैं ध्रुवण की, ध्रुवण को जहाँ से हटा दिया गया है, वो एक टॉपिक एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसको हम नहीं पढ़ते तो हमें कोई लॉस नहीं होता, हमारी उसमें है बेनिफिट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसी प्रकार से अब आगे 13वां 14वां 15वां लेसन, उनमें से जो टॉपिक पढ़े हैं वो टॉपिक ऐसे टॉपिक थे जो 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में पढ़े गए थे। मुझे लगता है कि यदि ये बोर्ड पूरा लेसन यदि हटाता, 13वां हटा देता, 14वां हटा देता, 15वां हटा देता, तो ज़्यादा बेनिफिट होता। क्यों? क्योंकि 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर लेसन में से कुछ हद तक पार्ट है वो आप लोगों ने 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, और इसको हटाने से बच्चों को ज़्यादा लॉस भी नहीं होता, क्योंकि बेसिक बच्चों ने केमिस्ट्री में सीखा था। 12th क्लास में उसको हल्का से रिवाइज नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ से आप कंप्लीटली 13वां 14वां 15वां लेसन हटा सकते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी हम 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में सीख चुके हैं। अब 16वां लेसन है, इतना भारी भरकम लेसन है, सिर्फ 3 टॉपिक हटे हैं, सिर्फ 3 टॉपिक। इसी प्रकार से 17वें लेसन में भी ऑलमोस्ट कुछ नहीं हटा है। तो कहने का मतलब बच्चों ये हो गया कि अपने जो भी टॉपिक हटे, जो भी सिलेबस हटा है, उसमें आप ये देख लो कि 5, 8, 11, 12 इनके अंदर से तो आधा आधा लेसन हटाया गया है, लेकिन इन लेसन में से जो बीच बीच के टॉपिक हटाए गए हैं वो अपने लिए कोई ज़्यादा कारगर साबित नहीं होते हैं। हमें जो भी टॉपिक हटाए गए हैं वो पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो भी टॉपिक हटाए गए हैं, जैसे 2 टॉपिक पढ़ाने हैं, फिर 1 नहीं पढ़ाना है, फिर 2 पढ़ाने हैं, तो बाद में जो 2 पढ़ाने हैं वो तभी संभव होंगे जब आप बीच वाला छोड़ा गया टॉपिक पढ़ोगे। आपको निश्चित रूप से पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेसन नंबर 3 में क्या हटाया गया है कि विभव और विभवांतर हमें नहीं पढ़ना है, ये हटाया गया है। तो आप कल्पना कीजिए लेसन नंबर 3 पूरा टिका हुआ ही विभव और विभवांतर पे है। जब उसका बेसिक हटा दिया, उसका फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन, उसके विमेय सूत्र मात्रा वगैरह हमें नहीं पढ़ने हैं, तो आगे बढ़ पाना संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। आपको विभव और विभवांतर पढ़ना ही पड़ेगा, तो ही आप उस लेसन में आगे जा करके बढ़ सकते हो। तो कुल मिलाकर के बात ये होगी कि ये विभव विभवांतर हटाना कोई औचित्य की बात नहीं थी। इससे बेटर होता कि एक कंप्लीट लेसन हटा देते या एक कंप्लीट यूनिट हटा देते, और ऐसी यूनिट हटाते जो बच्चों ने पहले पढ़ रखी होंगी लास्ट क्लास में, जैसे 13वां लेसन, 14वां लेसन, 15वां लेसन। क्या है 14वें 15वें में? 14वें लेसन में, जैसे 13वें लेसन में क्या है? प्रकाश दूत प्रभाव है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप लोगों ने 11वीं केमिस्ट्री में पढ़ा। 14वें में क्या है? 14वें में मॉडल है, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, आई थिंक आप लोगों ने 11वीं केमिस्ट्री में पढ़ लिया। 15वें में क्या है? नाभिक है, न्यूक्लियॉन्स हैं, इसके अलावा मैं बात करूँ तो अल्फा बीटा गामा कण है, या फिर और यदि अपने बात करूँ तो अर्धायु माध्यायु है। इनको पूरे लेसन को ही हटा देते हैं, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ रखी थी। यदि आप 12वीं में एक बार नहीं भी पढ़ते तो भी अपना काम चलता, क्योंकि भविष्य में यदि ये चीज़ें अपने आती सामने तो आप लोगों का बेसिक वो 11वीं क्लास से तैयार था। तो ऐसा यदि कुछ सोचता बोर्ड की पूरे लेसन ही यहाँ से कट करता और वो लेसन जो बच्चों ने पढ़ रखे थे तो ज़्यादा बेटर होता। और हाँ, 5वां लेसन चलो हटाया है वो ठीक है, क्योंकि बच्चों ने 10वीं क्लास में पढ़ रखा है, वो एक ठीक है। जितना पार्ट भी हटाया गया है वो यहाँ से ठीक बनता है। इसी प्रकार से उसको 5वां भी हटा देते। तो इतना सब कुछ हटाने की बजाय यदि वो लोग 13वां 14वां 15वां और 5वां पूरा लेसन ही कर देते तो शायद बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा उपयोगित साबित हो सकता था। इसी प्रकार से 17वां लेसन है, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता अपने भविष्य के लिए भी और अपने इस एग्ज़ाम के लिए भी। 17वें को कम्प्लीटली वो लॉस कर देते तो भी कोई नुकसान वाली बात नहीं थी। तो बच्चों कुल मिलाकर के बात ये है कि एक बात की गांठ बांध लो
कि फिजिक्स में 40% सिलेबस हटा है, ये तो केवल एक नाम मात्र की बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यदि कंप्लीटली इसको देखोगे, ढंग से समझोगे, परखोगे हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है, उसके आधार पे यदि आप कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालते हो तो फिजिक्स में मात्र और मात्र 15 से 20% सिलेबस ही हटा है, हमें 80% सिलेबस है वो कंप्लीटली पढ़ना है। तो इस बात के लिए आप तैयार रहें कि फिजिक्स में एक प्रकार से कुछ नहीं हटा है। अब दूसरी बड़ी बात है कि बच्चे असमंजस में, जैसे कि मैं कल से देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं कि क्या हटा है, क्या नहीं हटा है, किस प्रकार से हमें पढ़ना है। तो बच्चों में एक बात अच्छे से बता दूँ, सभी टीचर्स की तरफ से मैं आपको बोल दूँ कि आज से जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा एग्जाम तक, पहले पढ़ाया जा चुका है वो एक अलग चीज़ है, उसको एक बार साइड में रखिए। आज से जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस होंगे। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, आपको झंझट में पढ़ना ही नहीं है कि क्या हटा है क्या जुड़ा है, ऐसा आपको कुछ नहीं सोचना है। डेली आज से जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको डेली याद करने पर फोकस रखिएगा। तो चाहे वो रिवीजन की बात हो, चाहे लेटेस्ट सिलेबस की बात हो, तो आपको टीचर्स, प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर वही चीज़ पढ़ाएगा जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आई है और उसी को आपको याद रखना है। अब आपको क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है कि ये सिलेबस में था कि नहीं था। प्रत्येक टीचर कोशिश करेगा कि वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाए। अब बात रहती है ये कि जो पीछे आप लोगों ने, हमने जो पढ़ लिया, आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें क्या करें। तो जैसे जैसे अपने रिविजन करेंगे उस केस में जो भी टॉपिक हमने एक्स्ट्रा करवा रखे थे उसको साथ साथ में हटाते चलेंगे। लेसन वाइज अपने बात करेंगे ना, तो जब भी जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक हमने पढ़ रखे हैं वो आपको साथ साथ में बता दिया जाएगा कि हाँ जी इस टॉपिक को काट दीजिए, इसको काट दीजिए। तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि आपको क्या करना है, जो टीचर जैसा बोलता है आप वैसा करते जाइए, बच्चा हुआ सिलेबस आप अच्छे से याद करते जाइए। तो अपनी स्ट्रेटेजी बच्चों यही रहेगी कि आप बेफिक्र रहो, विदाउट टेंशन काम कीजिए, सिर्फ जितना पढ़ाया गया है उसके ऊपर फोकस रखिए। और फिजिक्स में ध्यान रखिएगा आपको लगभग 80% सिलेबस है वो कवर करना ही होगा, साथ में न्यूमेरिकल्स भी इसके हमें साथ में पढ़ने होंगे। तो टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये जो सिलेबस है अपने पास खूब टाइम पड़ा है। मैं आप लोगों को एक बात आश्वासन दिला दूं कि यदि एग्जाम अपने अप्रैल लास्ट में या मई के स्टार्टिंग में होते हैं तो ये कंप्लीट सिलेबस हम लगभग 3 बार याद कर चुके होंगे। तो टेंशन की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि 80% की बजाय 100% सिलेबस होता तो भी हम 3 बार आराम से पढ़ लेते, उसमें कतई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि ऑनलाइन क्लासें हैं, हम लंबा चौड़ा वीडियो बना भी नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहा है। जैसे ही ऑफलाइन क्लासें अपनी स्टार्ट हो जाएंगी तो आप देख पाओगे कि ये लगातार क्लासें किस प्रकार से दौड़ने वाली हैं। तो कतई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। सिलेबस कितना भी बचे, एग्जाम कभी भी हो, हम आराम से उसको 3 से 4 बार है वो कवर कर लेंगे विद एग्जाम, जहाँ पे हमने 2-3 बार उसके प्री बोर्ड भी हो जाने। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको डेली पढ़ा दिया जाता है उसको आप डेली याद रखिए और आपको नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों ये तो था अपने नए रिवाइज सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कशन। अब अपने जो एक टॉपिक बचा हुआ है घटकों के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, इसको भी अपने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि ये जो भूचुंबकता के अवयव हैं वो टॉपिक अपना कंप्लीट हो सके। तो बच्चों अपने पास नया टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इसके बारे में आज अपने पढ़ने वाले हैं। क्षैतिज होता है बच्चों हॉरिजॉन्टल, यानी कि H से मैंने रिप्रेजेंट किया, चुंबकीय क्षेत्र था तो उसको मैंने B से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि BH से हमने चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को रिप्रेजेंट करना है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, सपोज दैट कि ये ग्राउंड है, ये पृथ्वी है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में समझा था, आप यूँ मान लो कि भाई ये साइड है वो नॉर्थ है, ये साइड है वो साउथ है। तो एक छड़ चुंबक को यदि आप इस प्रकार से रखते हो तो इसका N सिरा नीचे की ओर रहेगा और S सिरा यहाँ पे रहेगा। अब जैसे जैसे आप इसको यहाँ लेके आओगे तो यहाँ लाने पर पोजीशन बच्चों ये बननी है कि S सिरा पृथ्वी के S की ओर जाना है। तो धीरे धीरे जब ये मूव करेगा, इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ये इस प्रकार से मूव करता करता बच्चों इस प्रकार से आता आता और ये S सिरा बिल्कुल यहाँ आकर के इस प्रकार हो जाएगा। मूवमेंट समझ रहे हो आप इसका। जब ये छड़ चुंबक ठीक N सिरे पे भौगोलिक उत्तर पे पहुँच जाएगा, उत्तरी ध्रुव पे पहुँचेगा ये छड़ चुंबक, तो उसका N सिरा है वो कहाँ जाना है, N की ओर जाना है। इस प्रकार से इसमें रोटेशन आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बीच की यदि मैं बात कर लूँ ना तो बच्चों चुंबक हमें इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से हमें एक छड़ चुंबक मिलेगा। कहीं ना कहीं बीच की स्थिति, यदि मैं माध्य स्थिति की बात कर लूँ तो आपको छड़ चुंबक है वो इस प्रकार से मिलना है। यहाँ पे बच्चों ये हो गया सपोज दैट N सिरा, ये हो गया S सिरा। और यदि मैं बात करूँ इसके चुंबकीय क्षेत्र की तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों बाहर की ओर होना है, N से बाहर की ओर, ये B की डायरेक्शन हो जाएगी।
इसको मैंने पीछे इस प्रकार से मिला दिया और सपोज दैट ये छड़ चुंबक है वो धरातल के साथ थीटा कोण पे व्यवस्थित है। ऐसा अपने पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब अपने क्या करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की डायरेक्शन बच्चों ये हो गई, तो इस चुंबकीय क्षेत्र को आप दो घटकों में डिवाइड कर सकते हो। एक घटक तो बच्चों ये बन जाएगा और दूसरा घटक बन जाएगा ये। इस घटक के साथ एंगल बना रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र, तो ये बन जाता है कोस थीटा का घटक यानी कि बी कोस थीटा। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि एक क्षैतिज घटक है और ये ऊर्ध्वाधर घटक है, और क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल घटक को अपने बी एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल घटक हो गया। ये साइन थीटा का घटक होगा यानी कि ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो ये किसका मान होगा? वी 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 का मतलब यहाँ पे बच्चों वर्टिकल होगा, एच का मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये क्षैतिज घटक होगा और ये कौन सा हो जाएगा? वर्टिकल घटक हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इस बी एच का मान देख लिया, बी एच का मान बी कोस थीटा। यहाँ से अपने 5 फॉर्मूले निकल के आएंगे। उस 5 फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद रखोगे और पांचों के ऊपर ही कुल मिलाकर के अपने क्या तैयार होना है, पूरा का पूरा सिस्टम है वो तैयार होगा। फॉर्मूले बनेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल रहेंगे। न्यूमेरिकल के लिए आपको यहाँ से फॉर्मूले वो सारे याद रखने होंगे और निश्चित रूप से इस लेसन में से यहाँ से एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो? चित्रानुसार आप ये देखोगे कि बी एच बराबर बी कोस थीटा, समीकरण फर्स्ट। बी वी बराबर बी कोस थीटा, समीकरण सेकंड। ओके, बी एच और बी वी का मान निकल के यहाँ पे आ चुका है। अब आप यहाँ से क्या करो, अपने बी का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो बी का मान कैसे निकालोगे? समीकरण नंबर ये बी वी साइन थीटा है। समीकरण नंबर 1 और 2 का वर्ग करके आपस में जोड़ दीजिए, b का मान निकल के आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग कर जोड़ने पर क्या बन जाएगा? बी एच स्क्वायर बराबर से पहले की राशि मैं पहले जोड़ रहा हूँ प्लस बी वी स्क्वेयर इज इक्वल, अब इनका वर्ग करके जोड़ दीजिए बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वेयर थीटा। यहाँ से बी स्क्वेयर बच्चों कॉमन आ रहा है, ये बच गया बी एच स्क्वेयर प्लस बी वी स्क्वेयर इज इक्वल, बी स्क्वेयर कॉमन आया, बचा क्या? कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, ब्रैकेट का मान बच्चों 1 हो जाता है। तो यहाँ बी स्क्वेयर बराबर क्या बनता है? बी स्क्वेयर बराबर ये बचेगा केवल, तो बी स्क्वेयर बराबर बच जाता है बी एच स्क्वेयर प्लस बी वी स्क्वेयर, और बी बराबर यहाँ से क्या बच जाता? बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3 अपने पास एक अदर फॉर्मूला निकल के आ चुका है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का। अब यहाँ से बच्चों 2 फॉर्मूले और निकल के आएंगे, यानी कि एक बी एच का मान आएगा और एक बी वी का मान आएगा। वो मान अपने किस प्रकार से बनेंगे उसको भी अपने साथ में देख लेते हैं। तो क्या करोगे उसके लिए? आपको समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा देना है। तो समीकरण 2 में यदि आप 1 का भाग लगाते हो तो क्या बन जाता है कि बी साइन थीटा बटे में बी कोस थीटा, बी साइन थीटा बटे बी कोस थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा? बी वी बटे बी एच, बी वी बटे बी एच, और बी से बी हो गया कैंसिल, तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा बच्चों टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? बी वी बटे बी एच। इतना मान बन जाएगा। यहाँ से एक बार आप बी वी की वैल्यू निकाल लो और दूसरी बार आप यहाँ से बी एच की वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ से बी वी कितना बन जाता है? बी वी बनता है बच्चों बी एच टेन थीटा, समीकरण नंबर 4 चौथा फॉर्मूला। बी वी का एक मान ये था बी साइन थीटा और एक मान होगा बी एच टेन थीटा। अगली बार यहाँ से आप बी एच का मान निकाल सकते हो, तो बी एच का मान भी आप आसानी से निकाल पाओगे। कैसे? बी एच बराबर क्या आ जाएगा? बी वी बटे टेन थीटा, और 1 बटे टेन थीटा को बच्चों आप कोट थीटा कह सकते हो, तो ये बन जाता है बी वी कोट थीटा। ये इसका एक अन्य फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो कुल मिलाकर के बी एच के 2 मान है। बी एच का एक मान तो बी कोस थीटा है, ये तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के रूप में है, और ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक के संयुक्त रूप से होगा। तो बी एच का मान बी वी कोट थीटा या बी कोस थीटा, कोट कोस
टेन साइन, ये ध्यान रखोगे आप। बी वी का मान क्या है, बी साइन थीटा, और दूसरा मान क्या है, बी एच टेन थीटा। तो आप इतना ध्यान रखना कि कोट कोस का फॉर्मूला एक साथ है, दोनों ही बी एच के मान है, बी वी कोट थीटा, और बी एच का दूसरा मान क्या है, बी कोस थीटा है। तो बच्चों ये था अपने पास एक ऊर्ध्वाधर घटक का टॉपिक कि किस प्रकार से आप इसके फॉर्मूले याद रखोगे। फॉर्मूले बच्चों इसमें 5 आ चुके हैं, 1 नंबर समीकरण, 2 नंबर समीकरण, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ये पांचों ही यहाँ पे फॉर्मूले होंगे जो आपको अच्छे से याद रखने होंगे, और इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है। तो बच्चों यहाँ पे इसके साथ ही अपने जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो क्षैतिज घटक था वो कंप्लीट हो चुका, यानी कि भू चुंबकता के अवयव है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे इस लेसन को अपने बढ़ाएंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।